चलिए आज इतिहास के एक बेहद रोमांचक और निर्णायक पन्ने को पलटते हैं। बात है 1576 की, जब शक्तिशाली मुगल साम्राज्य और मेवाड़ की सेनाएं आमने सामने थी। और सच कहूं तो हल्दी घाटी का ये युद्ध सिर्फ दो सेनाओं की टक्कर नहीं थी, बल्कि ये कूटनीति, रणनीति और कमाल की बहादुरी की एक ऐसी कहानी है जो किसी को भी हैरान कर दे। ठीक है, तो बिना देर किए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के इस सफर में हम इन 5 अहम पहलुओं पर बात करेंगे। शुरुआत होगी द रोड टू वॉर से। फिर हम देखेंगे कि आर्मीज एट द पास यानी दर्रे पर सेनाएं कैसे खड़ी थीं। इसके बाद हम सीधे हल्दी घाटी के उस भयंकर युद्ध के बीचों बीच चलेंगे। फिर बात होगी युद्ध के नतीजों और छापामार युद्ध नीति की। और आखिर में इसकी ऐतिहासिक वास्तविकता पर रोशनी डालेंगे। भाग 1 द रोड टू वॉर, या यूं कहें कि 1576 के इस महासंग्राम की असली नींव कैसे पड़ी। अब देखिए, इतनी बड़ी लड़ाई कोई रातों रात तो शुरू नहीं हो जाती। 1568 में जब चित्तौड़गढ़ हाथ से निकला तो मेवाड़ का उपजाऊ हिस्सा मुगलों के पास चला गया, लेकिन अरावली का वो पहाड़ी इलाका वो अभी भी सिसोदिया राजपूतों के पास ही था। 1572 में महाराणा प्रताप गद्दी पर बैठे। उन्हें अपना जागीरदार बनाने के लिए सम्राट अकबर ने एक के बाद एक लगातार 4 कूटनीतिक दल भेजे। जलाल खान कोरची, मानसिंह, राजा भगवंत दास और अंत में टोडरमल। लेकिन नतीजा क्या निकला? चारों बार विफलता। बातचीत के सारे रास्ते बंद हो चुके थे और अब तलवारों का उठना एकदम तय था। भाग 2 आर्मीज एट द पास। गोगुंदा के पास इकट्ठा हो रही इन विशाल सेनाओं और उनके सेनापतियों पर एक नजर डालते हैं। हम सब ने हल्दी घाटी का नाम तो सुना है, पर यह सोचना दिलचस्प है कि आखिर इससे ये नाम मिला क्यों। दरअसल अरावली की पहाड़ियों में ये एक बहुत ही संकरा दर्रा है। यहाँ की चट्टानें कुछ ऐसी हैं कि जब वो टूटती हैं या पिसती हैं तो बिल्कुल हल्दी के पाउडर जैसी चमकीली पीली मिट्टी निकलती है। हम आसानी से कल्पना कर सकते हैं कि वो चटक पीली, पथरीली और ऊबड़ खाबड़ जमीन ही अपने आप में दोनों सेनाओं के लिए कितनी बड़ी चुनौती रही होगी। और यहाँ एक बहुत ही गहरी बात सामने आती है जो शायद हमारी कई पुरानी धारणाओं को तोड़ दे। महाराणा प्रताप की सेना में सिर्फ राजपूत ही नहीं थे, बल्कि उनके साथ अफगान योद्धा और राणा पूंजा के भील धनुर्धर भी शामिल थे। वहीं दूसरी तरफ मुगल सेना की कमान खुद एक राजपूत के हाथों में थी, आमेर के मानसिंह प्रथम। उनके साथ कछवाहा राजपूत और मध्य एशियाई मुगल सैनिक थे। तो ये कोई सीधा सीधा धार्मिक युद्ध नहीं था, ये पूरी तरह से राजनीतिक सत्ता और कूटनीति की एक बेहद पेचीदा लड़ाई थी। अब अगर हम इन आंकड़ों पर ध्यान दें तो साफ पता चलता है कि पलड़ा किस तरफ भारी था। इतिहासकार जदुनाथ सरकार के जो अनुमान हैं, उनके मुताबिक मुगल सेना में लगभग 10,000 सैनिक थे, जबकि मेवाड़ की सेना में सिर्फ 3,400 के करीब। मतलब मुगलों की ताकत मेवाड़ के मुकाबले लगभग 3 गुना ज्यादा थी। भाग 3 द बैटल ऑफ हल्दी घाटी। 18 जून 1576 की वो ऐतिहासिक सुबह जब खामोशी टूटी और तलवारें टकराईं। यहां सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि गिनती में इतनी कम होने के बावजूद मेवाड़ की सेना ने उस विशाल मुगल शाही फौज का सामना आखिर किया कैसे? क्या हुआ होगा उस दिन मैदान जंग में? अगर हम युद्ध के इन सामरिक चरणों को देखें तो शुरुआत बहुत ही धमाकेदार थी। मेवाड़ी सेना ने ऐसा भयंकर पहला वार किया कि मुगल सेना के दाएं और बाएं दोनों विंग्स पूरी तरह चरमरा गए। मुगलों को पीछे हटना पड़ा और उन्होंने रक्त तलाई के पास जाकर किसी तरह मोर्चा संभाला। लेकिन फिर एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है। मुगल सेना के पीछे से मेहतर खान ने नगाड़े बजाते हुए एक झूठी अफवाह फैला दी कि खुद सम्राट अकबर एक बहुत बड़ी फौज लेकर पहुंच गए हैं। बस इस एक मनोवैज्ञानिक दांव ने पूरी बाजी पलट दी। मुगलों का हौसला लौट आया और जब स्थिति बिगड़ने लगी तो झाला मान सिंह जैसे वीरों ने एक मजबूत रक्षा कवच बनाते हुए महाराणा प्रताप को सुरक्षित पीछे हटने का मौका दिया। मुगल दरबार के इतिहासकार अबुल फजल के ये शब्द उस दिन की भयावहता को बिल्कुल सटीक तरीके से बयान करते हैं। उन्होंने लिखा, खून के 2 महासागर आपस में टकराएं। उन जलती हुई लहरों से वहां की मिट्टी ट्यूलिप के फूल जैसी लाल हो गई। ये पंक्तियां हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि उस दिन वहां कितना भयंकर और खौफनाक मंजर रहा होगा। और युद्ध की अफरा तफरी कैसी थी, जरा आसफ खां के इस आदेश को सुनिए। जब उनसे पूछा गया कि इस भारी भीड़ में दोस्त राजपूतों और दुश्मन राजपूतों को कैसे पहचाना जाए, तो उनका जवाब था, तुम जिस पर चाहो तीर चलाओ, चाहे वे किसी भी पक्ष के हों, उनके मारे जाने से इस्लाम का ही फायदा होगा। ये इस बात का खौफनाक सबूत है कि उस दौर में ऐसे गठबंधन युद्धों की जमीनी हकीकत कितनी निर्मम हुआ करती थी।
भाग 4 आफ्टरमैथ एंड गुरिल्ला वॉर। जाहिर है एक दिन की लड़ाई से युद्ध खत्म नहीं होने वाला था। इस एक दिन की लड़ाई की कीमत बहुत भारी थी। समकालीन मेवाड़ी स्रोतों के मुताबिक इस युद्ध में महाराणा प्रताप के लगभग 1600 सैनिक मारे गए या घायल हुए। ये कोई छोटी संख्या नहीं है, ये उनकी पूरी सैन्य ताकत का सीधा 46% था। मुगलों ने भले ही मैदान मार लिया हो, लेकिन मेवाड़ ने अपनी आधी ताकत गंवाने के बावजूद हार मानने से इनकार कर दिया। अब यहाँ कहानी में एक और अजीब मोड़ आता है। मानसिंह ने अपनी मुगल सेना को मेवाड़ की पीछे हटती हुई सेना का पीछा करने की अनुमति ही नहीं दी। इतिहासकारों का मानना है कि प्रताप के लिए उनके मन में बहुत गहरा व्यक्तिगत सम्मान था, लेकिन मुगल दरबार में ये बात बिल्कुल पसंद नहीं की गई और अकबर ने नाराज होकर मानसिंह को कुछ समय के लिए दरबार से ही निलंबित कर दिया। हल्दी घाटी के बाद महाराणा प्रताप शांत नहीं बैठे। उन्होंने अरावली की उन दुर्गम पहाड़ियों और घने जंगलों का जबरदस्त फायदा उठाते हुए एक लंबा छापामार युद्ध यानी गुरिल्ला वॉर शुरू कर दिया। ये रणनीति बेहद कारगर रही। जैसे जैसे मुगलों का ध्यान साम्राज्य के दूसरे हिस्सों में बंटने लगा, प्रताप ने धीरे धीरे अपना खोया हुआ राज्य वापस जीतना शुरू कर दिया। यहां तक कि अपने मृत्यु से पहले उन्होंने मुगलों से मेवाड़ की 36 चौकियां वापस छीन ली थी। पांचवा और आखिरी भाग, लेगेसी एंड हिस्टोरिकल रियलिटी। आज के आधुनिक दौर में हम इस युद्ध को कैसे देखते हैं? आज के समय में इस युद्ध को अलग अलग नजरियों से देखा जाता है। डी.एन. झा और रीमा आहूजा जैसे मुख्य धारा के इतिहासकार इसे एक बहुत बड़े साम्राज्य के खिलाफ स्थानीय स्वतंत्रता और स्वाभिमान की एक बड़ी लड़ाई मानते हैं। वहीं कुछ उत्तर औपनिवेशिक राष्ट्रवादी विमर्शों में इसे इस दावे के साथ पेश किया जाता है कि हल्दी घाटी में वास्तव में मेवाड़ की ही जीत हुई थी। हालांकि मुख्यधारा के विद्वान स्पष्ट रूप से मानते हैं कि जीत के ऐसे दावे ऐतिहासिक तथ्यों और साक्ष्यों से मेल नहीं खाते। तो अंत में एक ऐसा सवाल जो हमें गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है। जब इतिहास की वास्तविकताएं आज के नए नैरेटिव्स के साथ टकराती हैं, तो अतीत की बिल्कुल सही और निष्पक्ष सच्चाई को कोई भी समाज कैसे सुरक्षित रख सकता है? ये वाकई एक सोचने वाली बात है, जो हमें इतिहास को सिर्फ भावनाओं के बजाय तथ्यों की कसौटी पर परखने के लिए प्रेरित करती है। इसी विचार के साथ आज का ये सफर यहीं खत्म करते हैं।